चलिए भाई, नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सभी? तो एक बार फिर से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। तो सब लोग जुड़ जाएंगे बच्चे, है ना। क्लास को शुरू होने में समय नहीं है, अब कंप्लीट 7:02 हो चुके हैं। एंड हमारी जो क्लास है वो स्टार्ट भी हो चुकी है। तो आप जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं वो सभी के सभी जुड़ जाइएगा। देन हम लोग जो है वो आज की क्लास करेंगे। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो स्पेशल रहने वाली है दो चीज़ों के लिए। सबसे पहले तो आज हम पढ़ेंगे कारक के एमसीक्यू। कारक और वशेष, एक चीज और पढ़ेंगे हम लोग, तत्सम और तद। तो इससे संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे कुछ, और बाकी के कुछ इससे प्रश्न संबंधित पढ़ेंगे। तो ये दोनों ही चैप्टर आज आप जो है वो इस रीड की क्लास में करेंगे विथ एमसीक्यू। ये एमसीक्यू क्लास है, ये ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो एमसीक्यू क्लास कंप्लीट करेंगे। टॉपिक कौन कौन से हैं ये आपके सामने हैं। हम लोग दो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एक तत्सम तद्भव और दूसरा जो है वो कारक। ठीक है, तो सब लोग जुड़ जाएंगे। राधे राधे, अशोक जी, श्रेया, जसपाल, अनूप, नीतू, कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कारक के पढ़ेंगे। तो यहाँ से कारक के कुछ प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ। ये कारक के प्रश्न है। कारक जानते हैं क्या होते हैं? नहीं जानते हैं तो मैं आपको परिभाषा में बता देता हूँ कि कारक एक्चुअल में होते क्या है। देखिए, कारक का मतलब होता है वाक्य के अंदर जिन शब्दों का संबंध हम जो है वो क्रिया से कराते हैं, जिन संबंध वाक्य में जो शब्द जिस संबंध के रूप में आते हैं उनको व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्ह की आवश्यकता होती है, और उन चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। ठीक है, तो कारक बेसिकली क्या है तो ध्यान रखना है, वाक्य के अंदर शब्दों का संबंध क्रिया से कराने वाले जो चिन्ह होते हैं उन्हें कारक कहते हैं। पंडित दूध पीता है, इस वाक्य में कारक पहचानना है। कौन सा कारक है? कर्म कारक, संप्रदान संबंध, दो कारक हैं क्या इसमें? पंडित दूध पीता है, तो ये तो क्रिया हो गई। क्या पीता है? दूध, कर्म हो गया। तो कर्म कहाँ लिखा है? इसमें लिखा है। ठीक है, संप्रदान इसमें नहीं लिखा है। और कर्म और करण, करण भी है ना, तो याद रखना करण भी नहीं होगा। यहां पर पंडित कर्ता हो गया, कर्म क्या हो गया? दूध हो गया। तो विकल्प ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी आ जाएगा। कोई कारक चिन्ह नहीं दिया है, लेकिन आपको कर्ता और कर्म दोनों का पता होना चाहिए। तो यहाँ पर विकल्प हम क्या लगाएंगे? नीतू, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। अशोक जी, कर्ता पंडित है, दूध कर्म है, और क्रिया क्या है? पीता है। तो यहाँ पर कर्ता और कर्म को हमने पहचान लिया है। इनमें देखो विभक्तियां क्या क्या होती हैं। कर्ता की विभक्ति वैसे होती है ने, लेकिन शून्य भी होती है। जैसे ने आए तो ठीक है, वरना शून्य आ जाएगी। शून्य का मतलब होता है कुछ भी नहीं आएगा। कर्म की विभक्ति क्या होती है? को भी होती है और शून्य भी होती है। शून्य का मतलब कुछ भी नहीं आएगी, जैसे यहां पर कुछ भी नहीं आई थी। आपके सामने दूसरा प्रश्न है कि को और के लिए किस कारक के चिन्ह होते हैं, किस कारक की विभक्ति होती है। ये प्रश्न तो मैं चाहता हूं कि दोस्तों आप लोग ही बताओ, है ना। इसमें तो आप लोग माहिर हासिल है, तो फटाफट से इसका आंसर आप लोग देंगे। को और के लिए किसकी विभक्ति है? आपने पढ़े होंगे सबसे पहले कर्ता ने, वो पढ़ाते थे ना, कर्ता ने कर्म को करण से, राइट। तो यहां पर देखते हैं कि विकल्प क्या आएगा। अपादान लगा दूं? अशोक चौधरी का अपादान आया है, देखते हैं। और भी आंसर दीजिएगा। नीतू राठौर का संप्रदान आ रहा है। किसी के और भी आंसर हो तो दे सकते हो। श्रेया, आप भी दे सकते हैं। एंड अनूप बिश्नोई जी, आप भी दीजिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो दे सकते हैं। तो यहां अगर दोस्तों मैं अगर संप्रदान कारक लगा दूं तो ये परफेक्ट आंसर रहेगा साथियों। तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं, मैंने यहां पर संप्रदान कारक लगाया है। ये सबसे अच्छा विकल्प होगा दोस्तों। क्लियर है? बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। लिखा हुआ है पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में बताना है कि पेड़ पर में कौन सा कारक है। अब इसमें कारक चिन्ह बताओ सबसे पहले कहां है। देखो, पक्षी तो कारक नहीं है, बैठना तो क्रिया है, पेड़ तो कारक नहीं है। कारक चिन्ह दिया हुआ है पर, और लिखा भी है वहां पर पेड़ पर। अब ये जो पर चिन्ह है ये विभक्ति है, ये कारक चिन्ह की विभक्ति होती है। अब आपको बताना है ये किसकी होती है। तो ध्यान रखना बच्चे, कभी भी अगर दो विभक्ति आती हैं, या तो मैं मिलेगा आपको, या तो आपको मैं मिले कभी ऐसे वाला, या आपको पर मिले। तो ये दोनों ही किसकी होती हैं? तो ध्यान रखना ये होती है अधिकरण कारक की। किसकी होती है बच्चे? तो ध्यान रखना ये होती है अधिकरण कारक की विभक्ति होती है। ये ध्यान रखना है ना। तो ये किसकी होती है? आप लिखना अधिकरण कारक। ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या आपको? आप कहोगे गुरुजी ऑप्शन डी में ही हो सकता है, इसके अलावा तो हमें कहीं नहीं दिख रहा। तो बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, विकल्प डी ही इसका सर्वोत्तम उत्तर होगा। इस प्रकार से ये किए जाते हैं। आई बात समझ में?
ठीक है, तो चलिए एक और प्रश्न लेके चलते, तड़कता भड़कता सा प्रश्न, एक चौथा प्रश्न आपके सामने रखा हुआ है। एक बार प्रश्न को पढ़िए और इसको हल करने का प्रयास करेंगे सारे के सारे विद्यार्थी। थोड़े से प्रश्न अच्छे हैं, इतना सरल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन हाँ लेवल अच्छा है, आप कर सकते हैं। यू हैव डू इट। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, ठीक है। अब यहां पर आपको अगर देखोगे तो लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, ठीक है। तो भगाया की क्रिया किसमें आ गई है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। तो एक तो यहां पर डाकुओं को आया है, ठीक है, और किसने भगाया, लोगों ने भगाया। तो यहां पर अगर आप देखोगे बच्चे तो यहां पर विकल्प अगर चौथा, ठीक है, हाँ डाकुओं में कर्म हो गया और लोगों ने के लिए क्या हो गया, लोगों के लिए क्या हो गया। तो ध्यान रखना यहां पर बच्चे क्या आ जाएगा, डाकुओं को भगाया। तो यहां पर सबसे पहले तो कर्म कारक लगा देना, और अगर स्पेशल अंडरलाइन के पूछे कि ये क्या है तो बता देना कि ये है आपका कर्ता कारक। लेकिन एक्चुअल में क्रिया जो भगाया है वो किसको भगाया, डाकुओं को भगाया, तो को विभक्ति आ गई। तो यहां महत्वपूर्ण होता है कि इसके साथ रिलेट क्या कर रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका कर्म। ठीक है, चलो एक और प्रश्न है, लड़का पेड़ से गिरा, उपयुक्त वाक्य में कारक आपको बताना है। सबसे पहले देखो विभक्ति कितनी है, एक ही विभक्ति है, कौन सी, से, और क्या काम हो रहा है, गिरने का। जब भी गिरने का कार्य हो और से विभक्ति आए तो कोई भी चीज अगर किसी चीज से गिरती है, मान के चलो पेड़ से गिरा, अब मान के चलिए ये पेड़ ही है, आप मान लीजिए इस चीज को, ठीक है, ये इसकी टहनियां हैं, कुछ ऐसे मान लीजिए कि टहनियां हैं, ठीक है, और ये पेड़ का तना है। अब मान के चले इसकी एक टहनी पर से एक लड़का गिर पड़ा नीचे, ठीक है, ये सरफेस हो गया, ये जमीन हो गई। अब यहां से अगर कोई लड़का गिरता है, मान के चलो नीचे आता है, तो वो पेड़ से अलग हो रहा है, क्या हो रहा है, पेड़ से दूर गिर रहा है, छत से गिरे, पेड़ से गिरे। तो जब भी से विभक्ति आएगी और गिरने का भाव हो, यानी अलगाव का भाव हो, अलगाव का मतलब होता है अलग होने का भाव होता है, वहां पर आता है अपादान कारक। विकल्प सी सबसे उत्तम विकल्प होगा दोस्तों। हाँ, वाक्य में हमेशा पीछे से कारक देखते हैं, बिल्कुल। अंडरलाइन करके भी आता है बेटा कभी कभी, ऐसा भी नहीं है, पीछे से देखते हैं। मान के चलो कभी कभी अंडरलाइन करके, बहुत बार ऐसा पूछते हैं कि अंडरलाइन करके कि इसमें यहां पर आपको बताना है कि लोगों ने पद में कौन सा कारक है, तब हम बताएंगे इसमें कि कर्ता कारक है। बाकी का हम क्रिया से देखते हैं, और क्रिया हमेशा अंत में आती है, क्योंकि वाक्य का संबंध हमें क्रिया से बताना होता है, और क्रिया जो होती है लास्ट में आती है वाक्य के, है ना नीतू। तो जब भी क्रिया, जब क्रिया हमेशा शुरुआत में कभी क्रिया नहीं आती वाक्य में, तो क्रिया से रिलेट करके देखना पड़ता है, ठीक है। तो क्रिया पीछे होती है, इसीलिए कर्ता भी हम पीछे से देखते हैं, कारक भी हम पीछे से देखते हैं, ठीक है। अगला देखो, छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान कारक का उदाहरण कौन सा है, आपको बताना है इनमें से अपादान कारक के अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले विभक्ति सुन लेना, से विभक्ति आएगी। अब भाव कौन से होंगे वो देख लो, कारक चिन्ह मैंने दिखा दिया, से भाव कौन से आएंगे, गिरने का भाव हो, भय का भाव हो, डर का, ठीक है, निकलने का भाव हो, तुलना का भाव हो, किसी से तुलना कराई जा रही हो, समझ रहे हो, है ना, मुक्त होने का भाव हो, मुक्त होने का, कूदने का भाव हो, समझ रहे हो, निकलने का, कूदने का, सीखने का भाव हो या सिखाने का, सिखाने का भाव हो, समझ रहे हो, गिरने का, भय, निकलने का, तुलना का, भय का भाव हो, भय का। अब देखो राधा घर से निकली, देखो निकलने का भाव है, बोलो यस और नो, है, निकलने का भाव है, विभक्ति क्या है, से है, कंफर्म है कि ये तो होगा ही होगा। अब नीचे देखते हैं क्या है, सीता गीता से अच्छा गाती है, तुलना का भाव है, यार ये भी सही है, गीता से अच्छा गाती है, तो यहां पर तुलना का भाव है, से विभक्ति आई है। मुझे आपसे बहुत डर लगता है, यहां आपके साथ लगा हुआ है, डर का भाव है, इसमें भी है, और उपयुक्त सभी। तो यहां पर मेरे बच्चे विकल्प ये होगा, ऊपर वाला नहीं होगा, मैंने थोड़ा सा जल्दी लगा दिया यार, एक्चुअल में आंसर तो ये होना चाहिए था, ठीक है, तो विकल्प डी होना चाहिए था। मुझे लगा कि शायद सारे सही नहीं होंगे, तो मुझे लगा कि पहला ही सही है, फिर दूसरा भी सही निकला, फिर तीसरा भी सही निकला। भाव देखिए, डर के भाव कहां है, भय का भाव, अच्छा गाती है, तुलना का भाव कहां है, ये रहा, निकलने का भाव कहां है, ये रहा। अगर ये आप सीख गए
विभक्ति चिन्ह तो पता है से है, लेकिन आपको सीखना ये है। Am I right? हाँ बॉस, सीख गए सारे के सारे? अरे कितनी अच्छी अच्छी बातें बता देता हूं यार, कौन बताएगा तुम्हें इतनी सारी बातें? हाँ, कहते हैं कि मैं कहा जाता है कि मैं मोहब्बत को हकीकत में बयां करके बड़ा रोया, है ना। मेरी जान, मैं तुझसे मिलके बड़ा रोया, पहले रोया करता था मैं तेरे गले लगने को, फिर तेरे गले लगकर बड़ा रोया। तो बस वही जिंदगी है, एक छोटी सी प्यारी जिंदगी है, और उस चीज में अगर भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना। फीलिंग्स के साथ जीना सीखो, ये आपको आनंदमय कर देगा। आइए साथियों, चलते हैं 7वें प्रश्न पर। और 7वां प्रश्न है, कारक का अर्थ क्या होता है भैया, ये बताना है आपको। तो दोस्तों, कारक का अर्थ क्या होता है, ये कौन बताएगा? कारक का अर्थ क्या होता है? कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं, कार वाला नहीं, कारखाने वाला नहीं, क्रिया को करने वाला, इसको बोलते हैं कारक। तो कोई भी शब्द जो क्रिया को करने वाला है या जिसके लिए क्रिया हो रही है, उसे क्या बोलते हैं? कारक। तो क्रिया को करने वाला ही क्या है, एक कारक के रूप में आता है। तो विकल्प सी का चयन करेंगे दोस्तों। 8वां प्रश्न देखो, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है, ये आपको बताना है। आइए फटाफट से 8वें प्रश्न का भी आंसर ले लेना दोस्तों। आई संप्रदान कारक की सबसे पहले विभक्तियां देख लीजिएगा। संप्रदान कारक की विभक्ति होती है के लिए, और एक और होती है को। लेकिन जब भी को लगाओगे तो आपको देने का भाव भी दिखना चाहिए। कोई चीज दे रहा होगा तब को आएगा, ठीक है, वरना के लिए आएगा। मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, ये नहीं होगा क्योंकि से आ गया। स्टेशन से बहुत दूर है, दूरी बता रहा है, ये तो अपादान है। राम घर पर सो रहा है, इसमें पर आ गया, अधिकरण हो गया। निसार खेलता है, इसमें कोई कारण नहीं है, इसमें तो करता है नॉर्मल। राजा ने निर्धनों को कंबल बांट दिए, देखो देने का भाव आया, क्या दिए? कंबल दिए, ठीक है। क्या विभक्ति आई? को विभक्ति मिलेगी, देने का भाव होगा, उसे हम कहते हैं अपादान कारक। क्या कहते हैं बच्चे? अपादान कारक। परफेक्ट आंसर ऑप्शन सी लगाना पड़ेगा साथियों। तो कौन कौन है 8वें प्रश्न में मेरे साथ? बिल्कुल, राजा ने निर्धन को कंबल दिए, बिल्कुल सही है नीतू। अशोक सी आंसर आ रहा है, अशोक का ठीक है, श्रेया का आ रहा है। बाकी के विद्यार्थी कहाँ हैं भाई? आज क्या सर्दी लग गई क्या? अरे जुड़ जाया करो यार समय समय से। एक तुम ही तो हो जिसके लिए आता हूँ, फिर बाकी का तो फिर यही है कि बस आप सब लोग आ जाते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है। मिला करो, जुला करो बढ़िया तरीके से। देखो कितनी अच्छे अच्छे प्रश्नों को आप कर पा रहे हो, है ना। आपको तो आनंद आना चाहिए। हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? आप अगर किसी को बुलाते हैं, और बुलाने को क्या बोलते हैं हम लोग? संबोधन करते हैं। तो संबोधन करते हैं और इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वहां पर होता है संबोधन कारक, यानी विकल्प हो जाएगा दोस्तों। पुनः एक बार फिर से ऑप्शन सी विकल्प सही होगा। क्लियर है यहां तक सभी को? अरे आप तो भैया क्या बात है, काम करते हुए ये तो आप में हुनर है, और ये हुनर तो आज से नहीं काफी समय से, इसीलिए आंसर नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं, चलो कम से कम क्लास में हो, काम करते रहो, देखते रहो, ठीक है। अगला प्रश्न देख ले एक बार। कारक के कितने भेद होते हैं, ये किस किस को पता है? कमेंट करके बता दो फटाफट से। कारक के कितने भेद होते हैं, फटाफट से कमेंट करके बता दो दोस्तों। कारक के कितने भेद होते हैं? किसी के कमेंट नहीं आ रहे क्या? अरे किसी के तो आएंगे, कोई भी कर दो। ठीक है भाई, कारक के जो भेद होते हैं वो होते हैं 8। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले होता है कर्ता, उसके बाद आता है कर्म, के बाद आता है, सीक्वेंस है ये, कारण, उसके बाद आता है संप्रदान, उसके बाद आता है अपादान, उसके बाद आता है संबंध कारक, फिर आता है अधिकरण कारक,
और फिर आता है संबोधन, जिसको हमने इससे पहले वाले में लगाया था। ठीक है, एक कितने हो गए होंगे ये, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आपके सामने मैंने पूरे 8 कारक लिख दिए हैं, आपको दिख रहा होगा आई थिंक। तो ये है कारक, और इनकी विभक्ति क्या होती है, तो कर्ता में ने आती है, करण में कर्म में को आती है, करण में से आती है, संप्रदान में के लिए आती है बच्चे। ठीक है, अपादान में से आएगी, लेकिन भाव होगा किस चीज का, तो अलगाव का भाव होता है, तो मैं अलगाव लिख के ब्रैकेट कर दूंगा। संबंध में आपके विभक्ति आती है, या तो का मिलेगा, या की, या के। ठीक है, या फिर रा मिलेगा, या फिर री मिलेगा, या फिर रे। ठीक है, अधिकरण में आपको दो विभक्ति मिल सकती है, या तो मैं मिलेगा, या फिर पर। और संबोधन में आपको हे मिल जाए, है ना, इस प्रकार का चिन्ह मिल जाए, ओ मिल जाए, इस प्रकार के चिन्ह के साथ आता है, जैसे अरे मिल जाए और इस प्रकार का चिन्ह आता है। ठीक है, तो है मिल जाए, अरे मिल जाए, ओ मिल जाए, लेकिन एक चिन्ह आएगा, वो आपके सामने है। ये है आपके सामने प्रॉपर तरीके से 8 कारक और उनके चिन्ह। क्लियर है? आगे बढ़े। 11वां प्रश्न है, निम्न शब्द में से अधिकरण कारक का प्रयोग करना है। अधिकरण कारक में अब देखो जरा, इसमें से तोड़ के देखना पड़ेगा। वाहन, वाहन रूढ़ पर मतलब होता है जो वाहन पर क्या है, आरूढ़ है। वाहन पर जो है वो क्या है, आरूढ़ है। विभक्ति आई पर, तो सबसे पहले तो यही आंसर हो गया। सत्ताधारी नहीं होगा। गंगा जल, गंगा का जल होता है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो क्या आ गया, संबंध आ गया, क्योंकि का आ गया, तो गंगा का जल हो गया, तो ये भी नहीं है। और रेखा, मतलब रेखा के लिए, मतलब रेखा चित्र का मतलब रेखा जो है वो चित्र है, तो रेखा चित्र भी नहीं होगा, रेखा का चित्र नहीं। एक ही विकल्प होगा, वाहन आरूढ़ में यहाँ पर अधिकरण कारक का चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन ए लगा के हम इसको सही करेंगे। सुमन सियाग, राधे राधे बच्चे, बिल्कुल सही आंसर है। एक और प्रश्न पर चलते हैं। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है, याद रखना। अगर ऐसे अकेला को आएगा तो ये कर्म के लिए आता है, हमेशा याद रखना, कर्ता ने कर्म को, तो यहां पर ऑप्शन ए का चुनाव आपको करना पड़ेगा साथियों। बिल्कुल, तो यहां हम ऑप्शन ए का चुनाव कर सकते हैं, 12वें प्रश्न के लिए विकल्प ए का चयन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं 13वां प्रश्न, छत से ईंट गिरी। मैंने क्या कहा था, गिरने का भाव होगा दोस्तों, और एक चिन्ह मिले से, तो हमेशा याद रखना क्या लगाना है दोस्तों, हमको अपादान कारक लगाना है। जब भी कोई चीज कहीं से गिरती है, निकलती है, टूटती है, कूदती है ना, या डरती है, सीखती है, तो वहां पर और से विभक्ति आ जाए, तो वहां पर हम अपादान कारक का चयन करते हैं। ये मैंने पढ़ाया है, यस और नो बच्चों। तो कर्म नहीं लगाना है। 13वें प्रश्न का आंसर जो होगा वो होगा अपादान। तो 13वें प्रश्न का आंसर कौन दे रहा है, नीतू, वेरी गुड। आइए चलते हैं एक और प्रश्न पर। 14वां प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। चूहा बिल से बाहर निकला, आय हाय, निकला है बाहर, बहुत बढ़िया। चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है, तो ध्यान रखना, निकलने का भाव होगा, वो अपने घर से बाहर निकल गया। अपादान कारक की ही भांति यह उदाहरण भी आपको ऑप्शन बी के साथ ले जाना पड़ेगा। शारदा सैनी आ गई आप, राधे राधे बच्चे, ऑप्शन बी के साथ ले जाना पड़ेगा। नमस्ते बच्चे। दोस्तों क्लियर है यहां 14वें प्रश्न का आंसर। तो देखते हैं 15वां प्रश्न क्या कह रहा है। 15वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, लिखा हुआ है से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है। अब हमारे पास यहां टेंशन तब होती जब दो विभक्ति होती। से विभक्ति फिक्स है, मैं सबकी लिख देता हूं। जैसे कर्ता की मैंने अभी भी पढ़ाई है आपकी, कर्ता की क्या है ने, कर्म की क्या है साथियों को, संप्रदान की क्या है साथियों के लिए। तो अब बची किसकी, हमारे पास और कोई विकल्प ही नहीं है, ऑप्शन सी डी। करण की क्या है से, कर्ता ने कर्म को करण से, वेरी गुड अनूप, ऑप्शन आएगा डी, राइट। तो यहां पर हम डी आंसर करेंगे। दोस्तों चलते हैं हम 16वें प्रश्न पर। 16वां प्रश्न लिखा है, कर्म कारक का चिन्ह आपको बताना है साथियों। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, हमने अभी अभी पढ़ाया था कि कर्म कारक के लिए जो चिन्ह आएगा वो आता है केवल को। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, इसलिए विकल्प सी का चुनाव सबसे श्रेष्ठकर रहेगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो यहां पर हम सब लोग विकल्प सी का चुनाव करते हैं। Am I right?
ओके, वेरी गुड, क्या बात है भाई। हाँ, इसीलिए कहते हैं ना कि अपने कर्म पथ पर हमेशा श्रेष्ठ रहना चाहिए, है ना। श्री कृष्ण ने एक पंक्ति बहुत अच्छी कही, या हम जीवन में अगर कुछ करना चाहते हैं तो जीवन में एक कसौटी है, और उस कसौटी के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और अगर कर्म तुम्हारा सच्चा है तो कर्म नहीं निष्फल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आंच लगे वह उतना प्रखर निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे वह उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम मानव के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी, थोड़ा समय लगेगा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। तो जीवन में ऐसा नहीं है, संकट आते हैं, आएंगे जाएंगे, लेकिन कोई नहीं, संकट के हल भी होते हैं। जीवन का यही नियम है, यही अवस्था, यही दौर है। इसीलिए अपने आप से द्वंद्व करना सबसे अच्छा रहता है, अपनी अंतरात्मा से द्वंद्व करिए, क्योंकि हम अपने आप से द्वंद्व करेंगे तभी श्रेष्ठ बनेंगे। सामने वाले से आप कितनी भी प्रतिस्पर्धा कर लो, आप विजय नहीं हो सकते। आप अपने आप को जीत लोगे, उस दिन सब कुछ जीत। 16वें के बाद हम लोग दोस्तों 17वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। पेड़ से बंदर कूदा। भाई बंदर, तुम जैसे ही कूदोगे हम से विभक्ति देख के अलग होने का भाव लगाकर और ऑप्शन ए लगाने की तक में रहेंगे, और हम ऑप्शन ए लगा भी देंगे, यानी 17वें प्रश्न का जो आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, सबका सही होगा। तो हम 18वें प्रश्न की ओर बढ़ लेंगे। बिल्ली छत से कूद पड़ी। भाई तुम कूदते जाओ, हम अपादान लगाते जाएंगे, आप कूदो और हम अपादान लगाते जाएंगे। बॉस लगा सकते हो ना? ओके। 19वां प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में अपादान कारक है? राम ने रावण को तीर से मारा, ये तो करण हो गया। मोहन से अब सहा नहीं जाता। मोहन से अब सहा नहीं जाता, ये भी असहाय वाला भाववाचक है। ठीक है, देखते हैं। हिमालय से गंगा निकलती हो गया, चाकू से फल काटो, यहां पर करण हो जाएगा। तो यहां पर विकल्प जो है वो अपादान किस में है? तो ऑप्शन सी में है, ध्यान रखना। निकलने का भाव आपको दिख जाएगा बच्चे। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में कौन सा कारक है? ध्यान रखना, संबंध, अपादान, अधिकरण या संबोधन। तो ध्यान रखना बच्चे, स्थान का बोध कराए। नमस्ते गुरुजी, बिल्कुल कांता जी आ गए आप, बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बताएं फटाफट से 20वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। ध्यान रखना, जब भी स्थान, वह द्वार द्वार भीख मांगता है, यानी द्वार पर भीख मांगता है ना, द्वार पर, तो द्वार द्वार के लिए जो शब्द आएगा वो क्या आएगा? अधिकरण आएगा, क्योंकि अधिकरण जो है वो स्थान को बताता है, स्थान को बताता है, स्थिति को बताता है। तो स्थिति क्या है? द्वार द्वार, ठीक है, घर घर में। तो फाइनली अब इसके बाद हम लोग कुछ तत्सम तद्भव को पढ़ते हैं। तो तत्सम तद्भव के लिए रेडी हो आप लोग? क्या होते हैं तत्सम तद्भव? तत्सम का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में कैसे आए हों, ज्यों के त्यों प्रयोग में, संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द तद्भव क्या कहलाएंगे? संस्कृत से हिंदी में बदलकर प्रयोग किए जाने वाले ठीक है। तो ये वाले तो कहलाएंगे तत्सम और वो वाले कहलाएंगे तद्भव, ठीक है। इनसे संबंधित प्रश्न होंगे। नमस्ते भाई, नमस्ते। तो इसके बाद देखते हैं। अरे हाँ जी, कौन है? आरजू मीना। मीना जी बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, क्या बात है भैया, कोई नाराजगी है क्या? कहाँ बिजी रहते हो? कम से कम शाम का समय तो निकाल ही सकते हैं हम सब लोग एक साथ, है ना। मुझे पता है कि आप विजयी
समय ऐसा है, शादी का दौर है, लोगों के यहाँ शादियां हैं, त्योहार भी हैं, शादियां भी चल रही हैं, दूसरी चीज सर्दी भी है, घर के काम भी होते हैं, लेकिन इन सब के अलावा भी हमारा एक खुद का जीवन होता है और उसके लिए हमें सोचना चाहिए, उसके लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, राइट। तो आपको सबको आना ही आना है 7 बजे वाली क्लास में, और इसके बाद और जिसको अगर, हाँ अभी तो मैं क्या बोलूँ आपसे, फाइनली अगर जिसको जीएस पढ़ना है तो अभी तो खैर मैं यूट्यूब पर केवल डेमो क्लासेस दे रहा हूँ ज्योग्राफी की, एंड फिर उसके बाद एप्लीकेशन पर ही पढ़ूंगा और एप्लीकेशन पर ही पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो उस चीज को आपको बताना था, लेकिन हाँ अभी जब 2-3 लेक्चर डेमो दे रहा हूँ ज्योग्राफी को, तो देख के बताओ तो जरा कैसा पढ़ाता हूँ, ठीक है। आज क्लास ली है, एक बार देखना और बताना। नीतू क्लास ली थी क्या आज? सर जी तबीयत खराब हो गई है, ओके, स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखो। हमारे कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया, संसार में सबसे पहला जो सुख है वो निरोगी काया है। एक तरफ पैसा रखा है, तुम्हारी शादी रखी, तुम्हारे न्योता रखे, तुम्हारा निमंत्रण रखा, तुम्हारी मूवी रखी, तुम्हारे सब कुछ अलग रखा है। पहला फर्स्ट प्रायोरिटी जो देनी है वो अपने स्वास्थ्य को देनी है, देन उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं, इससे पहले कुछ नहीं। इसीलिए ऊपर वाले से हमेशा प्रार्थना करना कि ऊपर वाला बस सेहत दे, बाकी सब हम कर लेंगे, दौलत कमा लेंगे, रह लेंगे, घूम लेंगे, खा लेंगे, सब कर सकते हैं हम, केवल ऊपर वाला एक चीज दे दे कि हमको बस निरोगी रखे। क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात। समश्रु का तद्भव बताना, यानी ये तो संस्कृत शब्द है, इससे बदलकर हिंदी में क्या शब्द आया होगा? बदलकर हिंदी में शब्द क्या आया होगा? तो ध्यान रखना, इससे बदलकर शब्द आया था मूछ। मूछ कहां लिखा है? आप कहोगे गुरुजी ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, तो यहां पर मूछ लिख नहीं पाए हैं, हालांकि इसके ऊपर ऐसे आता है, लेकिन कोई बात नहीं, मूछ आएगा ऑप्शन ए। 7 से 8 तक हिंदी के नाम। क्या बात है अशोक जी, क्या बात है। चलो कोई नहीं, तो अगर तुमने ये प्रॉमिस कर दिया तो मैं भी इतना प्रॉमिस कर रहा हूं कि 2 महीने के अंदर अगर आप सीक्वेंस से तरीके से पढ़ लोगे ना, इसके बाद किसी भी संस्था और किसी भी एग्जाम में चले जाना, हिंदी में डिफीट नहीं खाओगे। तो मैं और किसी विषय की शायद गारंटी नहीं ले पाऊं, लेकिन हिंदी में हमेशा तुम्हें याद किया जाएगा कि हाँ तुम कोई थे। अच्छा नीतू देखी थी क्या? ओहो बेस्ट क्लास थी ज्योग्राफी की। हाँ आरजू मैंने 5 बजे 3 बजे ली थी, 3 बजे दोपहर में 3 बजे डेमो क्लास थी, तो आज ली थी, है ना। तो काफी समय हो गया, मतलब 2016 में पढ़ाया करता था, 16-17 में, तो तब मेरी जीएस थी, मैं जीएस पढ़ाता था, ठीक है। एंड काफी समय हो गया तब से, मतलब लगता था मुझे तब उस समय, मतलब ऐसा था कि कुछ हाँ था सब कुछ बहुत अच्छे से। देन फिर उसके बाद जब पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पकड़ने की बारी आई, तो मैं बाहर रहा हूँ, तो बहुत सारे हौच पौच रहते हैं, तो उस समय फिर अब अपनी कोचिंग थी, मेरी खुद की संस्था थी, तो ऐसा करता था। अब संस्थाएं बदल गई, जब मैं बाहर आया कोविड के बाद से, तो फिर मैंने हिंदी विषय को ही पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि दोनों विषय का वर्डन नहीं झेल पाता मेरे पे। यहाँ पर यह है कि संस्था सपोर्टिव बहुत है, एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में हमारे चेयरमैन सर, हमारे जो एचओडी है वो बहुत सपोर्ट करते हैं, तो फिर मुझे लगा कि चलो जब इतना सपोर्ट करते हैं, मुझे थोड़ी बहुत तो रियायत देंगे, सपोर्ट करेंगे, तो फिर मैंने कहा चलो मैं 2 सब्जेक्ट भी ले लूँगा। तो मैं थोड़ा सा ज्योग्राफी के लिए मैंने कहा यहाँ से शुरू करता हूँ, वरना मैं हिंदी सब्जेक्ट ही पढ़ाता हूँ। एंड फिर लेकिन हाँ पढ़ाने में तो तुम जानते हो सब लोग, भैया तुम्हारा ही गुरु हूँ, तो तुम समझते हो इस चीज़ को कैसा पढ़ा सकता हूँ। 3 बजे मैंने नहीं देखी, देखना जरूर शारदा, एंड बताना मुझे जरूर कि कैसी लगी, क्योंकि है ना काफी समय हो गया आज इस बात को, 7-8 साल हो गए भाई। 8 साल बाद किसी चीज को फिर से पढ़ाना, तो समझ सकते हो कि कितनी मेमोरी लगती है, एंड उसको रिवीजन करना, सब कुछ करना। हालांकि रिकॉल तो सब कुछ आ जाएगा, मुश्किल से 2 दिन लगेंगे, 2-3 दिन में सब रिकॉल आ जाएगा, लेकिन फिर भी 8 साल से कोई चीज छोड़ी हो, फिर आप उसको आप किसी के सामने दो, तो हाँ वो हो सकता है, ये कह सकता हूँ कि इन हाथों ने हथियार चलाना छोड़ा है ना, इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले, तो बस वही चीज है। अब डेली होगी क्या संडे को छोड़कर? अरे नहीं होगी, 3 डेमो है बस, हाँ एप्लीकेशन पर डेली होगी, ठीक है, एप्लीकेशन पर होगी, ध्यान रखना। तो 22वां प्रश्न देख ले, संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं, बॉस पहली परिभाषा लिखा दी है, संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित है यानी फेमस है, बदलाव नहीं हुआ है, क्या कहलाएंगे? देखो पहले ही मैंने यहां लिखा दिया है, संस्कृत से ऐसे शब्द, संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होने वाले शब्द, इनमें बदलाव हो गया तो वो कहलाएंगे तद्भव, और संस्कृत के शब्द होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? तत्सम, राइट। तो यहां पर कोई बदलाव वाली बात तो की नहीं है। क्या लिखा है हमने? केवल ये लिखा है कि संस्कृत के मूल शब्द से हिंदी में भाषा में प्रचलित शब्द क्या कहलाएंगे? तो तत्सम।
और अगर इनमें ये लिखा होता कि संस्कृत के मूल शब्द से हिंदी में बदलकर आने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, तब हम आंसर लगाते तद्भव। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर होता है बॉस। आइए चलते हैं एक और प्रश्न पर। 23वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से तत्सम शब्द बताना है। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत का शब्द कौन सा है? जलद, हवा, बादल, पानी। देखो बादल नहीं है, पानी नहीं है, हवा नहीं है। ठीक है, जलद शब्द जो है वो संस्कृत का है, ध्यान रखना। हवा की जगह वायु लिखा होता, ये होता। बादल हिंदी का शब्द है, याद रखना, है ना। और पानी भी नहीं है, ध्यान रखना। जल हो जाता तो हो जाता, पानी नहीं है। पय से बना है पानी, पय। ठीक है, तो यहां पर जल नहीं है, तो आंसर संस्कृत शब्द एक ही है, इसमें जलद है। ठीक है, एक और प्रश्न देख लो। जैसे लिखा होगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी संस्कृत का नहीं है। आकाश संस्कृत शब्द है, पवन भी और मेघ भी। श्यार नहीं है, संस्कृत में इसको श्रृगाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रृगाल बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं श्यार। तो यहां पर ऑप्शन डी लगा देना, विकल्प ऑप्शन डी हो जाएगा। 24वें प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर से पूछा है तद्भव शब्द बताना है, यानी अब आपको हिंदी का शब्द ढूंढना है, यानी संस्कृत का शब्द देख के हटा दो। संस्कृत शब्द है, ये भी संस्कृत शब्द है, और ये भी, स्नेह भी। अगम शब्द जो है, आ लगने से इसमें जो आ आया है ना बच्चे, ये हिंदी का उपसर्ग होता है, ध्यान रखना। ये जो आ है वो हिंदी का उपसर्ग माना जाता है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, अब हो जाएगा आ। ये संस्कृत के उपसर्ग है, स्नेह भी नहीं होगा, ये आ जाएगा अगम। तत्सम शब्द यानी संस्कृत का शब्द बता दो फटाफट से, कौन सा है? नारियल नहीं है। उपरोक्त लिखा है, तुरंत और आलस्य। उपरोक्त भी नहीं है, उपर्युक्त है, होता है ऐसे करके, होता है उपर्युक्त। और तुरंत नहीं होता, त्वरित होता है, त्वरित। तो ये भी नहीं है। नारिकेल होता है, नारिकेल सुना है ना, ये संस्कृत शब्द है। नारकेले समाकाला फलेषु दक्षिणा, है ना। आलस्य संस्कृत शब्द है, याद रखना, आलस्य शब्द। दोस्तों इसके बाद 27वां प्रश्न है, तद्भव बताना है आपको, हिंदी का शब्द बताना है। इसमें से हिंदी का कौन सा है बच्चे? हिंदी का पहचान सकते हो, कुक्कुर संस्कृत का है, काजल हिंदी का है, कौड़ भी नहीं है, और कुमार भी नहीं है। कुमार की जगह अगर यहाँ कुंवर लिखा होता, कुंवर, तो ये हिंदी का हो जाता। कुक्कर की जगह कुत्ता लिखा होता तो ये हिंदी का हो जाता। कौन की जगह अगर यहाँ कौन लिखा होता तो हो जाता। लेकिन काजल हिंदी का शब्द है, क्योंकि संस्कृत में काजल को बोलते हैं तेरी आंखों का ये काजल, मैंने करे गोरी घायल। तो वो काजल जो है शब्द हिंदी में, संस्कृत में कहलाता है कज्जल। क्या कहलाता है बच्चे? कज्जल कहलाता है संस्कृत में, और काजल कहलाता है बच्चे तद्भव में, यानी हिंदी में। तो बच्चे मेरे हिसाब से यहां पर विकल्प सी का चयन कर दे। ठीक है, अरे हाँ ठीक है यार, तुम लोगों के सामने थोड़ा बहुत मस्ती मजाक। देखो मैं अगर ज्यादा सीरियस कर लोगे ना तो फिर मैं सीरियस ही हो जाऊंगा, इसलिए मुझे थोड़ा सा रिलैक्स रखा करो, ऐसा रखा करोगे ठीक है। घर से दूर भी हूँ, मतलब मुझे भी बुरा लगता है यार अकेले अकेले रह के, तो लेकिन क्या कर सकते हैं। दूर के ढोल सुहावने का नाम सुना है? तुम सोचते होगे सर की लाइफ इतनी मस्त है, एकदम से आते हैं, सबको पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन सच बताऊं तो अपनों से दूर होना, अपने मतलब अपनी चीज़ों को ना मिल पाना किसी से, हालांकि अपना इस जीवन में कोई नहीं है मैं जानता हूँ अच्छी तरह, लेकिन फिर भी जहाँ हम बचपन से जिन सब लोगों के साथ रहे, फैमिली के साथ रहे, उनसे एक दूर होना, और उनसे दूर होकर मतलब एक, अब आप लोग ही फैमिली बन गए एक तरह से, बस यही फील होता है। तो इसीलिए आपकी फैमिली से मिलने चला आता हूँ, है ना। हाँ सर हम सब साथ हैं नहीं बस ऐसा ही होता है, लगता है थोड़ा सा बुरा, कोई इशू नहीं। लेकिन चलो आप अच्छे तो जग अच्छा, सब लोग अपने मिल जाते हैं। तत्सम शब्द एक बार और पहचान सकते हो क्या? तत्सम का मतलब तो समझ में आ गया होगा। अरे गुरुजी अब तो हमें एकदम समझ में आ गया है कि तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के शब्द, और इसमें से संस्कृत का शब्द जो है वो आंवला नहीं है, आशीष हो सकता है, अमी भी नहीं है, क्योंकि अमीय शब्द बनता है अमृत से, आगम भी नहीं है, और आंवला बनता है आमलक से, आमलक से, इससे। ठीक है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है ना। अगम शब्द बनता है अगम्य से, बनता है शायद, है ना, अगम्य, ऐसा कुछ बनता होगा, है ना। तो यहां पर आशीष शब्द जो है वो संस्कृत का है, और इसका हिंदी में अगर जो होगा शब्द वो होता है आशीष, ऐसे वाला, ये हिंदी बन जाता है इसका, ऐसे हिंदी बन जाता है, ये संस्कृत है, तो याद रखना। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों ने ये लगा दिया, इनकी पहचान होती है, मैंने पढ़ाए हैं शायद ये। एक और तत्सम ढूंढ लो। देखो लौंग शब्द हिंदी का है, एक्चुअल में संस्कृत में इसको बोलते थे लवंग।
बहन शब्द भी हिंदी का है, इसको संस्कृत में बोलते थे भगनी। पृष्ठ संस्कृत का है, जवान नहीं है, जवान की जगह होता है युवा। तो यहां पर जो शब्द है पृष्ठ, ये संस्कृत का शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है। तो आई होप सो कि चलो फाइनली लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक और प्रश्न, अखरोट शब्द को बताना है, अखरोट को संस्कृत में क्या कहते थे? बताओ जरा। संस्कृत में अगर आप दुकानदार से अखरोट मांगोगे, संस्कृत भाषा में मांगना, शर्त यह है, क्या कह के मांगोगे बताओ? सीकर में है बच्चे हम अभी इस समय, सीकर राजस्थान में पड़ता है। यहाँ ये राजस्थान की भूमि है भैया, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर एक जगह पड़ती है शिक्षा नगरी सीकर, यहां पर निवास है। और वैसे मैं हूं बड़ा दूर से हूं, ग्वालियर से हूं। ग्वालियर सुना है किसी ने? किस किसने सुना है ये नाम, जरूर कमेंट करके बताएंगे। तो अखरोट शब्द जो है, इसके लिए शब्द आता है अक्षोट। ध्यान रखना क्या आता है? अक्षोट। कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, एक शब्द होता है अक्षबाट, ये संस्कृत शब्द है। आपसे पूछे कभी कि इसकी हिंदी क्या होती है, तो इसकी हिंदी होती है अखाड़ा। अखाड़ा तो सब जानती होंगे ना, जहां पे कुश्ती वुस्ती होती है, इसको संस्कृत में अक्षबाट बोलते थे। और अखरोट को बोलते थे संस्कृत में अक्षोट। बाजार से जैसे आपसे कहा मैंने कि जाओ 500 ग्राम लेकर आइए अखरोट, तो आप जाके अगर संस्कृत में बोलोगे तो बोलोगे कि भैया अक्षोट दे दो 500 ग्राम, तो वो अक्षोट आपको दे देगा और वो अखरोट दे देगा। तो ये इसकी हिंदी होती है। तो ऑब्वियसली चलो बहुत अच्छा है। तो फाइनली आई होप सो कि आज की श्रृंखला को मैं यहीं समाप्त कर सकता हूं। आई होप कि ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी आपको। मिलता हूं आपसे कल कुछ नए प्रश्नों के साथ, एक नई श्रृंखला के साथ, ठीक है। तो ऐसे ही हम डेली है ना, कुछ क्वेश्चन 30-30 40-40 क्वेश्चन हम डेली एक टॉपिक की करते रहेंगे, जिससे हमारे सारे टॉपिक जो है हिंदी के वो अच्छे से कवर हो जाएंगे, अच्छे से रिकवर हो जाएंगे, राइट। तो थैंक यू सो मच। कैसी लगी क्लास कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, सबके सब एक बार जाके ज्योग्राफी की क्लास भी देख लेना, ठीक है। हाँ, और उसमें कमेंट करके भी आना कैसी लगी क्लास में, पढ़ूंगा सबके कमेंट, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, बाय।